नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़ी खबर, एक इंपॉर्टेंट, सरकार बहुत संकट में थी, केंद्र की भी और राज्य की भी। सरकार को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सबूत के मामले में जो इंक्वायरी हो रही थी, अब उसमें जो एसआईटी का गठन किया, उन्होंने कुछ 3-5 करना शुरू किया, बायां दायां करना शुरू किया। तो सरकार ने ये जानने की कोशिश की कि ये मामला आखिर कहां पर अटका हुआ है, कौन है इसके पीछे जो इस तरह का खेल कर रहा है। कैसे शैलेंद्र नगरकर ने ये रिप्लाई फाइल किया है। हम लोगों को ये सूचना थी कि संभवतः संभवतः गृह मंत्री के संज्ञान में ये सारी बातें दी गई हैं और उसके बाद ये रिप्लाई फाइल किया गया है। लेकिन मित्रों, ऐसा हुआ नहीं है। रिप्लाई फाइल का जो पूरा संज्ञान है वो गृह मंत्री को नहीं दिया गया और गृह मंत्री ने कहा कि हम अभी आपको कुछ नहीं रोकेंगे, आप लोग जो भी अपना करना है करिए और फाइल कीजिए। अदालत ने पूछा है आपसे, आप अदालत को रिप्लाई फाइल कीजिए। तो अधिकारी के स्तर पर यह फाइनल हुआ और अधिकारी के स्तर पर ही यह रिप्लाई फाइल हो गया। गृह मंत्री ने उस रिप्लाई को नहीं देखा था। गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, जो देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस ने उस रिप्लाई को पूरी तरह से नहीं देखा था। हम लोग उत्साह में ये कहते हैं कि उत्साह में क्या मतलब, ये लगता है कि चूंकि वो एग्जीक्यूटिव प्रमुख हैं, वो गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो अगर किसी कोर्ट में कोई रिप्लाई फाइल करना है तो उसको वो स्वयं देखेंगे। ऐसा होता नहीं है। हर दिन कमिश्नर को, डीजीपी को, डीजी को, अलग अलग पुलिस अधिकारी को कोर्ट में हर दिन रिप्लाई फाइल करना होता है। इसी रूप में इस केस को भी इन लोगों ने यही समझा कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम रिप्लाई फाइल कर देंगे और जो कुछ भी होगा वो संज्ञान में आएगा ही आएगा। जो रिप्लाई फाइल किया उस पर सुनवाई होनी थी। तो जब क्यूबाइब के रिपोर्ट को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने देखा और आकलन किया, तो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको, उनके संज्ञान में यह गया कि शैलेंद्र नगरकर ने जो रिप्लाई फाइल किया है वो रिप्लाई आखिर में है क्या। तो गृह मंत्री ने उस रिप्लाई को तलब किया और अपने अधिकारियों को कहा कि भाई ये रिप्लाई क्या है, इसका आप थोड़ा असेसमेंट कीजिए। देखिए, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास समय की बहुत कमी है, ये बात मैं मानता हूं। और एक एक मिनट, एक एक क्षण उनका हर तरह के तिकड़म से गुजरता है। कोई कहीं गिरा रहा होता है, कोई कहीं गिरा रहता है, कई योजनाएं होती हैं, किसी का उद्घाटन करना है, किसी का शिलान्यास करना है, ये सारी बातें मैं समझ सकता हूं। लेकिन उसके बीच में जिस बात पर आपका डिप्टी होम मिनिस्टर बयान देता हो, आपके पार्टी का स्पोक्स पर्सन बयान देता हो, उस केस पर आप बिल्कुल उसी तरीके से कैसे ऐसे कहें कि भाई ये वैसा ही केस है जैसा कि आम केस है। ऐसा मैं नहीं मान सकता हूं। तो लगातार क्यूआई नेटवर्क इस मुद्दे को उठाता रहा कि ये सरकार का रिप्लाई है। सरकार, अगर पुलिस रिप्लाई कर रही है मतलब सरकार का रिप्लाई है, मतलब कि होम मिनिस्टर के भी संज्ञान में है, पुलिस कमिश्नर के भी संज्ञान में है और डीजीपी के भी संज्ञान में है। लेकिन जब तारीखें मिलने लगी, इस दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको रिप्लाई को देखने समझने का संभवतः मौका मिल गया। और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि उस रिप्लाई को पूरी तरह तो नहीं, कई पेज के हैं रिप्लाई, लेकिन पूरी तरह से नहीं पढ़ा, लेकिन उनको ये जानकारी मिल गई है कि इन्होंने उस रिप्लाई में क्या कहा है। तो रिप्लाई में कहा है कि वो तो सुसाइड है, इसलिए एफआईआर नहीं हो सकता है और इसकी जांच ऑलरेडी बंद हो गई है। तो खबर आई कि जिसने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, उस अधिकारी को गृह मंत्री ने तलब किया और कहा कि भाई ये तो हमारे पूरे, हमने जो कहा था कि हम एसआईटी गठित कर रहे हैं क्योंकि फ्रेश एविडेंस है, तो वो फ्रेश एविडेंस जब हैं अपने पास, तो फिर ये रिप्लाई कैसा फाइल हो रहा है। ये कैसे रिप्लाई फाइल हो गया कि वो सुसाइड था दिशा का। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन में हुआ नहीं कुछ।
देवेंद्र फडणवीस ने ये तलब किया अपने अधिकारियों से। और क्यों किया? ऐसा नहीं कि देवेंद्र फडणवीस को बड़ा संज्ञान हो गया और क्यूआईब की रिपोर्ट को देख करके उनके हृदय में परिवर्तन हुआ है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को एक और दबाव है, और वो दबाव बहुत बड़ा दबाव है। किसके तरफ से, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहां पे बहुत बड़ा दबाव है। और देवेंद्र फडणवीस ने उसे फिर अधिकारियों को तलब करके ये पता करने की कोशिश की कि ये रिप्लाई फाइल अगर हुआ है तो किसके इशारे पर हुआ है, कौन कौन इसमें ऑफिसर है, क्या मुंबई का वर्तमान पुलिस कमिश्नर है इसमें शामिल? वर्तमान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नहीं साहब, ये तो रिप्लाई तो विवेक फंसलकर के ही समय में हो गया था, देवेंद्र भारती के समय, मेरे समय में ये रिप्लाई नहीं हुआ था, रिप्लाई तो पहले ही बन गया था। ये और बात है कि मैं जब ज्वाइन किया हूं तब रिप्लाई फाइल करने का वक्त आया है, तो आप मुझे कह सकते हैं सीधे सीधे मुझे जिम्मेदार हैं, लेकिन मैंने उसको पूरा स्टडी नहीं किया है, मैं स्टडी करता हूं। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये सुनने में आया है कि आदेश दिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर को और कहा कि भाई ये पता कीजिए कि ये सुसाइड किस आधार पर लिखा गया है। सुसाइड की थ्योरी को तो पूरी तरह से सरकार ने डिबंक कर दिया था, तभी तो एसआईटी का गठन हुआ। और जब एसआईटी का गठन हुआ, जांच पड़ताल हुई, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं सुसाइड है, इसका मतलब एसआईटी ने जांच पड़ताल कर ली, ये आपने रिप्लाई फाइल किया है। तो एसआईटी ने जो जांच की है वो क्या है जांच, उसकी कॉपी लाइए। अब यहां पर मामला गया फंस। देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी के जांच की कॉपी मंगवा ली। इन्होंने जांच किया ही नहीं था, आम इमली उसका कुछ लिख करके दे दिया। सीन रिक्रिएशन कहां हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, जिसका इन्होंने जिक्र किया है रिप्लाई में, उसका पूरा डॉक्यूमेंट कहा कि एसआईटी ने जो पिछले 2 साल में जांच किया है उसकी कॉपी लाइए। अब वो कॉपी वो अपने कुछ खास एमएलए के साथ डिस्कस करना चाहते थे एसआईटी की फाइंडिंग्स पे, और फिर उस फाइंडिंग्स को वो अपनी किसी एजेंसी के पास भेज करके कि साहब ये एसआईटी ने किया है, ये एसआईटी ने सही काम किया है या ये मैनेज हो गया है। तो जैसे ही यह कार्रवाई शुरू हुई, पहलकदमी शुरू की गृह मंत्री फडणवीस ने बतौर गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं, तो हलचल मच गई पावर कॉरिडोर में कि एसआईटी की किस रिपोर्ट के बारे में गृह मंत्री तलब कर रहे हैं। अब हुआ कि भाई अगर एसआईटी का रिपोर्ट गृह मंत्री के पास गया और फिर गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं उसका परीक्षण करवाऊंगा इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंटरनली कि ये रिपोर्ट आपकी सही है या गलत है, और उसमें वो अपने विधायकों से मिलना जुलना शुरू कर दिए, जो 2-3 विधायक हैं उनसे उन्होंने फीडबैक लेना शुरू किया कि भाई ये जो आप लोगों ने जो डिजिटल ये एविडेंस दिए थे उसके आधार पर ये है, तो कोरोबरेट कैसे हो रहा है ये। तो जब अधिकारियों को तलब किया गया, अधिकारी इधर उधर बगलें झांकने लगे, फिर उनको आनन फानन में कुछ कॉपी उनके पास पहुंचाई गई। अब उस कॉपी को देख करके, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ कुछ जीस्ट बना करके बोला कि आप हमको कुछ सिनॉप्सिस बना करके दीजिए कि आपने जांच में क्या पाया है। अब उस जांच को पढ़ने के बाद देवेंद्र फडणवीस आग बबूला हो गए, और फिर देवेंद्र फडणवीस ने तलब किया कि कौन है जो इस पूरे प्रकरण को मैनेज कर रहा है। तो मित्रों, देवेंद्र फडणवीस को पता चला कि असली किंगपिन तो परमवीर सिंह है, जो पर्दे के पीछे से मुंबई पुलिस को मैनेज कर रही है, और ये पूरा कृत्य हो रहा है। एक दो पॉलिटिकल हस्ती ने परमवीर सिंह से इस सिलसिले में बात की, और वो फडणवीस के सिपाही थे, लेकिन वो परमवीर का आदमी बन करके परमवीर से निकटता बढ़ा करके परमवीर से ये जानने की कोशिश की कि ये जो पूरा प्रकरण है, जरा इस प्रकरण के बारे में हमें समझाइए। उन्होंने कहा कि साहब प्रकरण ये है कि ये प्रकरण में अगर खुलेगा केस में, तो खाली ठाकरे नहीं जाएंगे,
हमारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इसमें जेल चले जाएंगे, इसलिए ठाकरे को बचाया जा रहा है। तो उन नेताओं ने कहा क्या कि आप भी इसमें जाएंगे? बोला हाँ, मेरे ऊपर तो सबसे पहले गाज गिरेगी, क्योंकि मैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर था। इसलिए इस केस को किसी न किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा अपने स्तर पे, क्योंकि एक ठाकरे को जेल भेजने के चक्कर में पता चला कि हम सभी जेल चले जाएंगे। तो कहा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? तो उन्होंने 10 से 11 पुलिस ऑफिसर के नाम, जो कि इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर के हैं, इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर के 10-11 पुलिस ऑफिसरों के एक कॉकस के बारे में बताया नेता महोदय को कि साहब ये 10-11 लोग हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर मिट्टी डालने का काम किया है। फिर कहा तो ये जो घटना हुई है वो सही है? बोला बिल्कुल सही है। परमवीर सिंह ने कहा कि हाँ ये सही हो सकती है। हो सकती है मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि सही है, क्योंकि डर रहा था कि कहीं मेरा रिकॉर्ड ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा नहीं बोलना बहुत कुछ बोल रहा है। आप समझ गए बात को? कुछ बोला भी नहीं और समझा भी दिया, इशारा भी कर दिया कि ये 10 से 11 पुलिस ऑफिसर हैं, उसमें इंस्पेक्टर लेवल से लेकर के डीसीपी और कमिश्नर लेवल, कमिश्नर तो मैं खुद ही था, लेकिन और भी लोग, मेरे बाद भी जो लोग आए, उन्होंने सबने इस केस के ऊपर मिट्टी डालने का काम किया और किसी ने हिमाकत नहीं की इस केस को खोलने के लिए। अब ये संदेशा लेकर के नेता महोदय पहुंचे देवेंद्र फडणवीस साहब के पास। अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भैया अगर ये बात है तो उनको हमको लिखित में ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि ये कहानी है, और इस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदले गए दिशा के, जो इंक्वायरी करने के लिए पुलिस गई थी उनका स्टेटमेंट गलत है, जिस विटनेस को हम लोगों ने पेश किया है इसको कोरोबरेट करने के लिए कि दिशा ने सुसाइड किया है, वो सारा फॉल्स है, सारा का सारा फॉल्स है, जिसको हम लोगों ने पहले ही बता दिया है। तो ये जानकारी माननीय परमवीर सिंह ने उस नेता विशेष को सुनने में आया है कि दिया कि ये सारे फॉल्स हैं, जो जो विटनेस पेश किए गए वो फॉल्स हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो फॉल्स है, जो इंक्वायरी हुई है वो फॉल्स है। दिशा के बारे में जो जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें सत्यता है। बिना कहे ही परमवीर सिंह ने, जैसे वो कहते हैं ना कि वो एक वो लालू यादव कहते थे कि बसहा बरद है, इसमें चावल है, इसमें दाल है, तो वो एक में दाल चावल नहीं है, तो बोलता था चावल किस में है, तो जिधर रहता था उधर ऐसे ऐसे करता था, बसहा तो बोल नहीं सकता है। तो उसी तरीके से परमवीर सिंह बोला कुछ नहीं, लेकिन इशारा सब कुछ कर दिया, इशारा सब कुछ कर दिया। अब परमवीर सिंह इसमें क्या चाहता है? परमवीर सिंह चाहता है कि मेरी बलि नहीं चढ़े, मुझे किसी तरीके से इसमें राहत दे दिया जाए तो हम सब कुछ दे देंगे उनको, सब कुछ मेरे पास है। अब सरकार यह सोच रही है कि अगर परमवीर सिंह को बचाएंगे तो सबूत तो सारे हमारे पास पक्के आ जाएंगे, लेकिन परमवीर सिंह बचेगा कैसे? क्या उपाय हो सकता है? तो मित्रों ये कहा जा रहा है कि अगर ये केस तो 30 सितंबर को सुनवाई होनी है, रिप्लाई फाइल करना है सरकार को, और जो जो रिप्लाई गया हो उस रिप्लाई पर अभी हियरिंग होगी, क्योंकि कोर्ट का रुख बहुत खतरनाक है। और जस्टिस सारंग कोतवाल के मामले बेंच में चला गया है अब ये मामला, और जस्टिस सारंग कोतवाल बहुत खतरनाक है। वो तो पहले ही फुर्सत में पूछेंगे कि वो, क्योंकि केसलाव दिया हुआ है नीलेश जी ओझा का, वो केसलाव ऐसा है कि साहब जब पीड़ित के पिता, पीड़ित के माता, पीड़ित का परिजन आकर के कह रहा है कि हमारे पुत्री के साथ बलात्कार हुआ है, हत्या हुआ है, हत्या हुई है, तो उसको तो रजिस्टर करना ही करना है, इन्वेस्टिगेशन भले ही आप उसको ये कर दीजिए, लेकिन अगर एफआईआर होगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन में तो जाने पड़ेगा। फिर अभी जो इनके वकील महोदय हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे, इन्वेस्टिगेशन में साथ चलेंगे। अब वो 30 सितंबर आ गया, 6-7 दिन का मामला बचा है।
5 दिन का मामला बचा है, 4-6 दिन का मामला बचा है। 6 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो सरकार अपने तरफ से कवायद कर रही है। अब ये जो संदेशा आया कि मेरे 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 को कैसे बचाया जाए, अगर मेरे को बचा लिया जाए तो हम सब कुछ कहने के लिए तैयार हैं। परमबीर सिंह को सरकार की तरफ से संदेश गया कि चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। आप अपनी जुबान खोलिए। तो कहा साहब जुबान खोलने से तो नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ आपको दे दूंगा, ये बात तय है, लेकिन मेरी गारंटी कर दीजिए। बोला आपकी गारंटी क्या हो सकती है, आप तो एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहां पे आपका उस हिसाब से बचना तो मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसमें बचने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें सरकार आपको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। परमबीर सिंह ने कहा कि जो कुछ भी किया गया है, और ये पहले भी उन्होंने कैमरा पर कहा है, जो कुछ भी किया गया है उसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भूमिका है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। जो कुछ भी ये तीनों लोग मुझे कहते थे मैं वही काम करूं। मैं एक नाचीज, मैं एक मामूली एम्प्लॉय हूं, और मेरे जो आका जो कुछ भी कहेंगे, मेरे सामने मजबूरी थी उसके उनके उस आदेश को पालन करने के लिए। मेरे पास कोई उपाय नहीं है उनके आदेश की अवहेलना करने का, कोई ताकत नहीं है। तो कहा कि आप गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाइए। अगर आप गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाते हैं तो आप बच जाएंगे। अब सवाल है कि बिना अप्रूवर बने भी परमबीर सिंह खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि परमबीर सिंह जी को सामने आकर के कहना चाहिए कि भैया इस बाप बेटे ने ये सारा कृत्य किया है, ये अपराध है, और हमारे पुलिस वालों को इन्होंने डराया धमकाया कि तुम्हारी नौकरी ले लेंगे, तुमको तुम्हारा पैसा बंद कर देंगे, तुम्हारा ये ट्रांसफर कर देंगे, इस तरह से डरा ये सिंह अकेले अकेले में बुला करके पुलिस वालों को धमकी देते थे दोनों बाप बेटा, और वो छोटे अधिकारी इनसे डर जाते थे, इसलिए जो कुछ भी ये दोनों बाप बेटा कहते चले गए वो दोनों करते चले गए। पुलिस को भी बचाने की कोशिश की जाएगी, हालांकि बचेगी नहीं पुलिस, क्योंकि अपराध के भागीदार हैं, अपराध के शागिर्द हैं, तो बचेंगे कैसे। लेकिन परमबीर सिंह ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ साथ वो कुछ पुलिस वालों को भी बचा ले। पुलिस वाले परमबीर सिंह के पास बार बार दौड़ रहे हैं। परमबीर सिंह इस बीच रिया चक्रवर्ती से बहुत मुलाकात कर रही थी, और वो रिया चक्रवर्ती को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो भाई, सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ है, आप बच सकते हो, आपको कोई केस वेस नहीं होगा आपके खिलाफ, अगर आप सच सच बता दो, इसमें सबका नाम ले लो, आप बच सकते हो। परमबीर सिंह ने अभी सरकार का संदेशा लेकर के रिया चक्रवर्ती के पास पहुंचाने की कोशिश की है, ये भी हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि इस दौरान परमबीर और रिया की फ्रीक्वेंट मुलाकात हुई है। मुंबई में मुलाकात हुई है, गोवा में मुलाकात हुई है, और उसमें यह कहा जा रहा है कि परमबीर सिंह सरकार का संदेश लेकर के रिया चक्रवर्ती के पास जा रहे थे, मतलब सरकारी मैसेंजर थे परमबीर सिंह, और वो बतलाने की कोशिश कर रहे थे कि साहब ये अगर तुम ये मान जाओगी, गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाओ, तो सुशांत के जो गुनहगार हैं उसको सजा मिल सकती है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ऐसा मानने से इनकार कर दी। अब ये सब जब कुछ हो गया तब फिर जाकर के, और ये कहानी है आप समझिए कि जनवरी फरवरी मार्च के बीच की, जब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट डाल रही है, तब क्योंकि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के तैयार करने में भी परमबीर सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है, तो इस पूरे प्रकरण में परमबीर सिंह ही है। अब सरकार ने परमबीर सिंह के गर्दन को पकड़ लिया है। सरकार कह रही है कि अगर अदालत हमें आदेश देती है एफआईआर का, हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर नपेंगे और आप भी नपेंगे। आपके खिलाफ तो प्रोसिक्यूशन मांगा हुआ है निदेश ओझा जी ने। ऐसा नहीं कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बाकी लोगों के खिलाफ मांगा है, आपके खिलाफ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन नीलेश ओझा ने मांगा हुआ है, तो आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो अब सरकार और परमबीर सिंह के बीच में निगोशिएशन चल रहा है कि परमबीर किस हद तक सरकार को इस केस में मदद करते हैं।
अगर परमबीर सरकार को इस केस में मदद कर दिए तो परमबीर को हो सकता है कि थोड़ी राहत मिल जाए, और अगर उन्होंने मदद नहीं किया तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ परमबीर सिंह को घसीटा ही जाएगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह बात सरकार उनको बतला रही है कि हम आपको बहुत हद तक नहीं बचा पाएंगे। तो अभी यह खबर है मित्रों कि देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। देखना है कि 30 सितंबर को शैलेंद्र नगर कर कोई और रास्ता अख्तियार करता है या 30 सितंबर को भी डेविएट करने की बात करता है, या सरकार कोई नया हलफनामा दायर करती है हाईकोर्ट के फटकार के बाद। क्योंकि 30 सितंबर को अगर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट की फटकार पड़नी ही पड़नी है और एफआईआर दर्ज होना ही होना है। इस परिस्थिति में क्या होगा, और अगर एफआईआर दर्ज हुआ फिर जांच की आंच परमबीर सिंह तक पहुंचेगी। तो परमबीर सिंह ने, सुनने में आया है कि एक डॉजियर सरकार को पहुंचाया है कि ये सारे हमारे पास सबूत हैं, ये सबूत हम आपको देते हैं, इस पर आप इंक्वायरी करा लीजिए, लेकिन हमको बचाने का कोई रास्ता बनाइए। अब माननीय देवेंद्र फडणवीस के ऊपर यह निर्भर करता है कि परमबीर सिंह को देवेंद्र फडणवीस बचाते हैं या परमबीर सिंह को देवेंद्र फडणवीस जेल भिजवाते हैं। न देवेंद्र फडणवीस पर परमबीर सिंह भरोसा कर रहा है और न ही देवेंद्र फडणवीस परमबीर सिंह पर भरोसा कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। परमबीर को लग रहा है कि हमने जो सारा सबूत दे दिया है, उस सबूत के बाद भी देवेंद्र फडणवीस हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट के रूट से आएगा और वहां पर देवेंद्र फडणवीस को बचने के लिए बहुत बड़ा रास्ता है कि अगर रूट कोर्ट के रूट से आया तो देवेंद्र फडणवीस कहेंगे मैं इसमें कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ये तो अदालत कह रही है और अदालत के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी जान तो फंसा नहीं सकता हूं ना। तो ऐसी परिस्थिति में अब परमबीर सिंह पूरी तरह से माननीय देवेंद्र फडणवीस के हाथ में फंस गए हैं। सबूत दे भी रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 30 सितंबर के पहले ये सारा खेल होना है। अब देखते हैं कि 30 सितंबर के पहले ऊंट किस करवट बैठता है। तो इंतजार कीजिए 30 सितंबर का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।